एक छोटा सा रिकैप आगे बढ़ने से पहले, पिछले एपिसोड में मैंने ये बताया था आपको कि आपकी बिजनेस करने की जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो करीब 1,22,000 है और आप जो मंथली लॉस बना रहे हैं वो करीब 31,000 रुपीज का है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये अमाउंट कैसे आया है तो आप पिछले एपिसोड को देखिए, आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। लेकिन आज का एपिसोड अगर आप देख रहे हो तो आप सिर्फ इस नंबर को याद रखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए जो पहले चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जितना हो सके जब आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को शुरू करते हैं उसे क्रेडिट में शुरू कीजिए। क्रेडिट पे शुरू करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप क्रेडिट जो है अनगिनत लोगे। क्रेडिट आप करीब 21-30 डेज का जरूर लीजिए और टाइम पे पैसा दीजिए, क्योंकि आप अगर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को बहुत सीरियसली लेना चाहते हो तो याद रखिए डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में ना क्रेडिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अगर आपको बड़ी कंपनियां, अच्छी कंपनियों की डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो आपके पास केवल पैसा ही नहीं, क्रेडिबिलिटी भी होना बहुत जरूरी है। और वो तभी बिल्ड होगी जब आप टाइम पे पैसा दोगे। जब आप क्रेडिट लेते हो ना तब आपको एक बेनिफिट हो जाता है। जो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था ना, पेड अप स्टॉक 5 लाख रुपए का, मतलब 15 डेज का जो इन्वेंट्री आपको रखना पड़ रहा है वो अभी पेड अप स्टॉक्स नहीं होगा। मतलब 5 लाख का इन्वेस्टमेंट आपका बच जाता है। दूसरी चीज, जब आप मार्केट में क्रेडिट देते हो कोशिश करिए कि वो जो क्रेडिट है ना वो करीब 7 से 10 दिन से ज्यादा ना हो। और ये कब होगा? जब आपकी सर्विसेज अच्छी होंगी। और अगर आप ये मान के चलते हैं कि आपका जो क्रेडिट है मार्केट में 7 दिन का ही रहता है, 15 दिन का नहीं रहता है, तो वो अमाउंट जो 5 लाख रुपए का था ना, जो मैंने आपको कहा था कि मार्केट में आपका एनी टाइम लगा रहेगा, वो 5 लाख रुपए का नहीं होके करीब 2.5 लाख रुपए का ही रह जाएगा। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, रेंटल का एक अमाउंट आपको मैंने बताया था। अगर आप रेंटल को अवॉइड करना चाहते हैं तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप खुद का एक जगह ले लीजिए। और ये देखा गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में ना लोग ज्यादा मार खाते हैं रेंटल के ऊपर। जब आपका रेंटल बहुत ज्यादा होता है ना तो आप रेंटल देना अफोर्ड नहीं कर सकते। और रेंटल में जो छुपा हुआ एक्सपेंस है ना वो ये है कि आपको जब जगह शिफ्ट करना पड़ता है उसका एडिशनल कॉस्ट होता है। इसीलिए अगर आपकी खुद की जगह है तो आपकी बहुत ज्यादा सेविंग हो जाएगी। अगर आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आपको जरूर आप जिस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं उनसे आप सपोर्ट मांग सकते हैं। उन्हें आप कह सकते हैं कि भाई मुझे 5,000 रुपीज की सब्सिडी दे दो या फिर मुझे 2% का एडिशनल डिस्काउंट दे दो। ये आप रिक्वेस्ट कंपनी के सामने रख सकते हैं। और अगर आप कंपनी को टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं और अगर आप रिटेलर को टाइम पे डिलीवर देते हैं तो आपको कंपनी इस अमाउंट से, इस डिस्काउंट से जरूर सपोर्ट करेगी। हालांकि ये जो डिस्काउंट है, ये जो सपोर्ट है, ये लॉन्ग टर्म नहीं होने वाला है, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी इसका जो आपको बेनिफिट है वो आपको बहुत हेल्प करेगा। याद रखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो भी बहुत क्रूशियल है। मतलब जब भी कंपनी कोई स्कीम निकालती है या फिर कोई कॉन्टेस्ट करती है, उस कॉन्टेस्ट में आप एक्टिव पार्टिसिपेशन लीजिए, क्योंकि उस कॉन्टेस्ट को जीतने के बाद जो अमाउंट आपके पास आता है उससे फिर आपको बहुत एडवांटेज मिलता है। मैंने कई ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर देखे हैं जो स्कीम्स और कॉन्टेस्ट का इंतजार करते हैं, क्योंकि उनको पता है यहां पर एडिशनल रेवेन्यू वो जनरेट कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको कहूंगा कि स्पेशल डिलीवरी जो होता है ना, वो रिक्वेस्ट जब भी कोई कंपनी आपको देती है तो याद रखिए स्पेशल डिलीवरी के लिए स्पेशल कॉस्ट लगता है। मतलब अगर कंपनी कहती है कि भाई मुझे यहाँ स्पेशल डिलीवरी चाहिए तो आप उसे एडिशनल नॉमिनल कॉस्ट में कीजिएगा, फ्री में मत कीजिएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाएंगे। और जब आप इसे फ्री में करते रहोगे ना तो रिक्वेस्ट भी बढ़ जाएंगे। इसीलिए जितना हो सके आप स्पेशल डिलीवरी का चार्जेस लीजिए। और मैंने एक बहुत बड़ा शॉर्टफॉल देखा है कई डिस्ट्रीब्यूटर्स में। वो क्या करते हैं ना, वो क्लेम्स, क्रेडिट नोट, रेट डिफरेंस, एक्सपायरी, ये सब कंपनी को सबमिट ही नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो मैन पावर के शॉर्टेज में रहते हैं और उनको लगता है ये सब चीज हो जाएगा। ये सब चीज इतना आसान नहीं है दोस्तों। मैंने बहुत डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां बंद होते हुए देखी हैं क्योंकि उन्होंने टाइमली सबमिशन ऑफ क्लेम्स किया ही नहीं है। और ये इसलिए जरूरी होता है ना, अगर आप सपोज जनवरी महीने का क्लेम को आप जुलाई या अगस्त में बनाने को जाओगे तो आपसे डेफिनेटली कोई गलती होगी और वो गलती नहीं, वो लॉस होता है। इसीलिए दोस्तों
टाइम पे सबमिट करिए और कंपनी को कहिए कि टाइम पे आपको क्रेडिट नोट, आपका जो भी क्लेम है वो आपको मिल जाना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ याद रखिए, जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं उसके साथ आपका अकाउंट रिकॉन्सिलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब अकाउंट रिकॉन्सिलेशन होगा तभी आपको पता चलेगा आपका क्लेम आया या नहीं आया है, और आपको यह भी पता चलेगा कि आपको कंपनी को कितने पैसे देने हैं या फिर आपको कंपनी से पैसे लेने हैं। अकाउंट रिकॉन्सिलेशन कंपनी के साथ नहीं, जो रिटेलर जिनके साथ आप काम कर रहे हैं उन रिटेलर के साथ भी होना बहुत जरूरी है, वरना आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपके पास पेमेंट आया है या नहीं आया है। और अगर आप इसको निग्लेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो बैड डेट्स है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि आपने रिटेलर से पैसा मांगा ही नहीं, रिटेलर इस बात को भूल ही गया। इसीलिए रिटेलर का भी अकाउंट रिकॉन्सिलेशन करिए और जो आउटस्टैंडिंग है ना उसे भी आप टाइम पे जरूर लीजिए। अब दोस्तों, एक आसान सी बात याद है, मैंने आपको पिछले एपिसोड में कहा था कि आपका बिजनेस 10 लाख रुपए का है तो आपका जो रेवेन्यू है वो 91,000 का है, और अगर आपका रेवेन्यू 91,000 का है और आपके एक्सपेंसेस 1,22,000 रुपए के हैं तो आपका जो मंथली लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है? वो हो रहा है 31,000 रुपीज। अगर आपको इस लॉस से बचना है तो आपको क्या करना होगा? वो 10 लाख का जो बिजनेस है ना, आप जैसे उसको डबल कर दोगे तो आपका जो लॉस है वो बिल्कुल घट जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, आपको कॉस्ट तो कंट्रोल करना है, लेकिन एक लेवल पर आकर आपको सेल्स भी बढ़ाना है। कॉस्ट को कंट्रोल करते हुए तभी जाके आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल होगा। दोस्तों, और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि मैंने आपको कुछ क्षणों पहले ये कहा था कि अगर आप क्रेडिट पे काम करते हैं, आप मार्केट आउटस्टैंडिंग को कम कर लेते हैं, तो वो जो लोन मैंने आपको कहा था ना पिछले एपिसोड में 15 लाख रुपए का, वो लोन आपको 15 लाख रुपए की लेने की जरूरत नहीं होगी, शायद आपको 10 लाख रुपए की लोन की जरूरत होगी। और तो और, अगर आपने काम करते हुए, जॉब करते हुए और फैमिली से अपने पैसे इकट्ठे किए हुए हैं तो याद रखिए दोस्तों, खुद के पैसे से भी आप बिजनेस कर सकते हैं, बशर्त आपको यह ध्यान रखना है कि आप सब चीज को मैनेज करके, कॉस्ट को कंट्रोल करके सेल्स को बढ़ाएं, तभी आप एक सक्सेसफुल बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बना सकते हैं। तो दोस्तों, इन चंद बातों के साथ ये जो सीरीज थी हाउ टू स्टार्ट योर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस यहां पर समाप्त होती है। लेकिन जो भी मैंने आपको कहा है उसे बहुत ध्यान से याद रखिएगा, जैसे कि आपको अपने बिजनेस को अच्छी तरह मैनेज करना है और आपको कॉस्ट और प्रॉफिट के ऊपर ध्यान रखना है। आपकी मंथली इंटरनल रिव्यू होनी चाहिए कि मार्केट में क्या आउटस्टैंडिंग है, कौन से क्लेम पेंडिंग है, क्या कॉस्ट आपको लग रहा है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको बिजनेस बढ़ाना है, और जब आपका कॉस्ट कंट्रोल में आ जाता है, जब आपका मार्केट में रेपुटेशन बन जाता है, तो याद रखिए एक सिंगल स्ट्रक्चर जो आपने बनाया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके ऊपर आप ब्रांड्स ऐड कर सकते हैं। आपका कॉस्ट ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है, लेकिन जैसे आपके ब्रांड्स बढ़ते रहेंगे आपका रेवेन्यू बढ़ते रहेगा, और इसी तरह एक चमकदार, एक दमकदार डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस बनाते हैं। और लोग तो इतने स्किल्ड हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस बनाते बनाते एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हाउस बना देते हैं, और वो एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाता है कि बहुत ब्रांड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और उनको कहते हैं कि सर, हम आपके मैन पावर को लेकर अपना डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूं आपको ये सीरीज बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने ये डिसीजन लिया है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में आना है, तो आपको अभी बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में आने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी। और जब आप इन सब चीजों को फॉलो करोगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जरूर सक्सेसफुल होगे। और याद रखिए दोस्तों, आपके सक्सेस में ही मेरा सक्सेस है। इन चंद बातों के साथ आपका ये दोस्त आपसे अलविदा लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद।